बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें लगी रही। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ ही देर में फैसला मुतवक्के है। आज इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 7 बजे खत्म हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने उसमें तोसीह की है 9 बजे तक, और उम्मीद ये की जा रही है कि 9 बजे के करीब ये फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छे दलाइल दिए गए, लेकिन दलाइल को सुनने के बाद उनको जज़ब करने और फैसला करने के लिए उनको वक्त दरकार है। जाहिर है बहुत ही तकनीकी मामला है, कानूनी सवालात भी बहुत सारे हैं, लेकिन सियासी सवालात भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर नहीं मिलेगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले से ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला कर रही है और ये कह रही है कि ये इलेक्शन क्रेडिबल नहीं होंगे, तो उनका जो दावा है उसमें बड़ी जान पड़ जाएगी और जो बयानियां वो बना रहे हैं इन इंतखाबात के हवाले से वो मजीद मजबूत हो जाएगा। लेकिन उनके वो मुखालिफिन, उनकी जमात के वो अरकान जो इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराजात का मामला लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, और फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने बैक एंड फोर्थ अदालतों से आने वाले फैसलों को चैलेंज किया, यानी कि इलेक्शन कमीशन भी अपने मुद्दे से, अपने मौकफ से हटा नहीं है। बहरहाल कुछ ही देर में ये फैसला हो जाएगा। इस फैसले के आने के बाद ही हम उसके मुजमरात पे बहुत तफसील से बात कर पाएंगे, लेकिन हालात वाकयात क्या निशानदेही करते हैं, क्या इंडिया देते हैं आइंदा इंतखाबात के हवाले से कुछ उसकी बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो टिकट्स की तकसीम का मामला है, जो इख्तलाफात सामने आए, बहुत सारे अहम रहनुमा उनके पार्टी छोड़ के जाते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनर्रफ अरकान जो अदम एतमाद के वक्त अपोजिशन बेंचों पे बैठ गए थे और इमरान खान साहब के साथ कौमी असम्बली से बाहर नहीं निकले थे, उन सबको तकरीबन अकोमोडेट करने की बात की गई थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में लोग आए उनको काफी हद तक अकोमोडेट किया गया है, लेकिन कुछ अपने अहम रहनुमाओं की कुर्बानी देती हुई जमात दिखाई देती है और कुछ अहम रहनुमा पहले इख्तलाफात की नजर हो चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब को टिकट नहीं मिला, तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिला, जाफर इकबाल साहब जो गुजरात से बड़े जबरदस्त तरीके से जीते थे उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे और नाम हैं। मुल्तान में एक बड़े खानदान की राहें जुदा हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। तो इसका पार्टी को क्या असर होगा और पार्टी के लोग इसको कैसे देखते हैं, कुछ इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ दानियाल अजीज साहब होंगे, शेख वहील असगर साहब होंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है बल्ले का, उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग आज डेवलपमेंट्स हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी भी सामने आया और उसमें एक और पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, जिसके चेयरमैन डार साहब भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने हमारी स्क्रीन के ऊपर देखा। वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास हमारे टिकट कहाँ से हमें नहीं पता, ये टिकट्स उन्होंने जाली बनाए हैं, ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये जो यकदम प्लान बी हुआ, ये इसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब के घर आज एक हमला हुआ, रेड हुआ पुलिस की जानिब से। पुलिस ने जो भी वजूहात बताई बहुत ही भोंडा अंदाज था और उनके घर में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए था पुलिस को, अगर उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी भी किसी के भी घर के हवाले से। बाद में वो कहते हैं हमें पता चला बैरिस्टर गौहर का घर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामलात को संजीदगी से, हसासियत से देखना चाहिए, इससे भी मामला खराब होते हैं। सरवर बारी साहब की तारीफ के मोहताज नहीं, सारी जिंदगी उन्होंने इंतखाबात को, पाकिस्तान में जमहूरियत को नजदीक से देखा है, हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर सैयद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सैयद साहब बहुत शुक्रिया। बारी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। बारी साहब मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस पर कॉमेंट कर दीजिए कि जो आज सारी कहानी हुई, ये पार्टी ने एक और निशान के तहत उम्मीदवारों को कहा कि आप जाके अपने कागजात जमा करवाएं, एप्लीकेशन दें, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, मेरी नज़र में तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पीटीआई ने अपने इंतखाबात करवाए हैं, जून 2022 में करवाए थे और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर हियरिंग की थी और फिर इलेक्शन कमीशन कई माह तक उसके ऊपर बैठा रहा और फाइनली जब जनरल इलेक्शन का शेड्यूल आ गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया उसका कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाइए। और ऐसा माहौल था पीटीआई के लिए जो आज तक किसी और जमात को, जिसका सामना माजी में नहीं करना पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि उन हालात में कोई क्रेडिबल इलेक्शन ना ही करवाए जा सकते हैं और जब पकड़ धकड़ भी हो रही हो। तो एक बात तो ये है कि जो इन्वायरमेंट है, जो पस मंज़र है, जो कुछ हो रहा था चंद माह से, उसका शाखसाना जो है वो अभी भी देखिए कि डिलेइंग टैक्टिक्स लगता है थ्रू आउट अडॉप्ट किए जा रहे हैं।
चाहे वो ठीक है। मर्दमशुमारी का मसला हो, चाहे वो डीलिमिटेशन का इशू हो, फिर डीलिमिटेशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर जो हेयरिंग हुई उसके फैसले की बात हो, तो वो भी आखिरी दिन तक 30 नवंबर को उसका ऐलान किया गया। तो मुसलसल हमें नज़र आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स कर करके, और इसी तरह अगर आप देखें कि 14 मई को इंतखाबात हो रहे थे पंजाब के, वो नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना एक्शन नहीं लिया। फिर 90 दिन के अंदर असम्बली की डिज़ाल्व होने के बाद कौमी असम्बली के और बाकी दो जो सूबे थे उनके इंतखाबात होने चाहिए थे, वो वक्त गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया, उसमें भी डिलेज आते रहे। और अब देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आज आखिरी दिन है और इलेक्शन शेड्यूल काफ़ी अरसे से आ चुका था, तो लास्ट दिन पे लास्ट 2 दिनों में हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है। तो मुझे लगता है कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर टेक्निकली और पॉलिटिकली नॉकआउट करने की सारी कोशिशें होती ठीक रही है। हैं। अब अच्छा मुझे, उनके पास क्या लेकिन ऑप्शंस हैं, ठीक, लेकिन मुझे ऑप्शंस ये की भी जो जहाँ जी, ऑप्शन से मैं जी पूछना चाह रही थी कि अब आपके ख्याल में ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? आज इलेक्शन कमीशन फैसला कर देती है, और अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता, उस सूरत में क्या माहौल बनेगा, और आता है तो क्या माहौल बनेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ पिछले 20-21 माह में हुआ है वो इसलिए नहीं किया गया था कि जो है वो पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और मुतबादल पीटीआई के पास दो हैं। पहला मुतबादल तो जो मेरी नज़र में सबसे बेहतर होगा वो ये है कि हर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जिस हलके में पीटीआई का उम्मीदवार जिसको उन्होंने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, उस हलके के लोगों को बताया जाए कि आपके हलके में कौन शख्स और उसका क्या ठीक है। सिंबल है, उसको जो आज़ादाना तौर पर जो सिंबल मिला है उसके बारे में लोगों को आगाह किया तो जाए। आप कहते हैं कि और जहाँ आजाद तक उम्मीदवार का जो मामला है उसी को इनको परसू कर, मैं बारी साहब आपके पास दूसरे ऑप्शन के लिए भी आती हूँ, लेकिन बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। बैरिस्टर साहब, आज सारे दिन में एक तरफ तो जाहिर है हेयरिंग का मामला, फैसला कुछ ही देर में मुतवक्के है, लेकिन दूसरी जानब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के अभी चेयरमैन कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बी प्लान है कि उनके उनके निशान के ऊपर जाके इलेक्शन लड़े। ये क्या हुआ सारा दिन मामला? देखें जी, बिल्कुल बेसिक सी बात यह है और बड़ी वाज़ेह बात है कि इस वक्त इलेक्शन का जो प्रोसेस चलाया जा रहा है, इसमें जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो मैं समझता हूं कि अब ये बात ही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हवा में उड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी आज इलेक्शंस के अलॉटमेंट का वो था, इंतखाबी निशान और टिकट की को रजिस्टर कराने के दिन था, और बार बार जो है हमारे उम्मीदवार वहां जा रहे, उनको आ रोज उनके टिकट ही नहीं ले रहे जो पीटीआई के टिकट थे। तो ये एक दूसरा ऑप्शन यही किया गया था कि एहतियातन दूसरी पार्टी का वो लिया जाए, निशान लिया जाए, अगर किसी वजह से हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी आपने देखी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, अल्लाह करे फैसला आए और हमारे हक में आए, लेकिन बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल बना दी गई है कि पीटीआई को हर हालत में जैसे कसम खा ली गई है कि पीटीआई को किसी सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ने देना। तो इन हालात में अब ये बहुत ही मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि एक कंफ्यूजन वाली सूरत हाल है। और मैं तो यही कहूंगा कि इवन ये जो डार साहब हैं जिनको आज जिनको उठाया गया, बाद में दोपहर को ये गायब हो गए थे, इनको उठा लिया गया था और 4 घंटे ये पता नहीं कहाँ किसके मेहमान रहे और सीधे वहां से आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। चलिए हम कोशिश करते हैं कि डार साहब से रब्ता करके पूछेंगे उन्हें कौन उठा के ले गया था और किधर से आ गया। लेकिन सैफ साहब, मुझे ये भी बताइए कि जिस तरीके की प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रही है, यूं लगता है कि जाहिर है एक तो माहौल यकीनन बड़ा हॉस्टाइल उनको लग रहा होगा, लेकिन क्या लीडरशिप का ना होना और कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस ना होना, क्योंकि शेर अब्दुल मरवत भी लड़े हैं, गौर साहब से अंदर भी बहुत तकसीम होगी, उसकी वजह से भी फैसले ऐसे हो रहे हैं जल्दबाजी में? देखिए, पार्टियों में फैसले होते हैं, कोई 100% ठीक फैसले नहीं होते, गलतियां भी होती हैं, लेकिन यकीनन इसमें भी कोई शक नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब का जेल के अंदर होना, उन तक एक्सेस ना होना, और फिर पार्टी का क्रैक डाउन, ज्यादातर जो सीनियर लीडरशिप है वो तो सारी या जेलों में है और या अंडरग्राउंड है, छुपे हुए हैं। तो यकीनन ये मसाइल तो हमें सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
जहां तक ताल्लुक है ये टिकटों की तकसीम का या इंतखाबी निशान का, ये तो पीटीआई की वजह से नहीं हो रहे ना, ये तो हमारे ऊपर इस तरह का जबर किया जा रहा है, रियासती जबर है, जिसके नतीजे में हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं। और हम तो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट भी क्या कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। अब अदालतें जब साथ देती हैं तो मामला ठीक हो जाता है, वरना अगर अदालतों की तरफ से रुकावट आ जाती है तो फिर मामला हमारे हक में वो हो जाता है, क्या कहते हैं, हमारे खिलाफ ठीक है। चला मैं जाता है। आपके कनेक्ट होने से पहले मैं बारी साहब से ऑप्शन पूछ रही थी। एक तो बारी साहब ये कह रहे हैं कि जाहिर है जो आजाद उम्मीदवार है उनके बारे में पीटीआई बताए। बारी साहब, दूसरा ऑप्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, अगर खुदा न खास्ता फैसला उनके खिलाफ आता है और बल्ले के निशान के बगैर वो इलेक्शंस में जाते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, अभी तो ये लगता है कि एक ही ऑप्शन बच गया है कि जो उम्मीदवार इनके हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें और हर हलके के लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए जो आगाह किया जाए कि उनके हलके में पीटीआई का उम्मीदवार कौन है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, क्योंकि हो सकता है हर हलके में इनके उम्मीदवार का इंतखाबी निशान फ़र्क हो। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में वोटर्स तक ये पैगाम पहुँचाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, सैफ क्योंकि साहब, आखिरी हमारे लास्ट यहाँ कमेंट, जो आपके लिए लगता है कि ये डुएबल होगा? अल्लाह करे आपके हक में आए फैसला जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ना आया तो फिर? जी, अगर ना आया तो एक बात बिल्कुल तय है, मैं बारी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमने हर हालत में इलेक्शन लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे बायकॉट तो नहीं करेंगे? कुछ लोग ये कहते हैं कि आप बायकॉट की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, कोई बायकॉट नहीं है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे और बिल्कुल आजाद लड़ेंगे, और हर हलके में अगर हमें अलग अलग निशान मिलते हैं फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ इमरान खान का नाम होगा, इमरान खान का मैसेज होगा। और पीटीआई का उम्मीदवार चाहे वो बल्ले के निशान से लड़े, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो पतंग हो, कोई भी चीज हो, इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीतेंगे भी। और इन सब की जो साजिश है इनको हम इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, सरवर बारी साहब, आपकी गुफ्तगू सुनी जी। बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा फैसला कुछ देर में होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर क्या खिचड़ी पकती रही है टिकट के मामले पर, कौन कौन नाराज है। स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में टिकट्स की तकसीम के ऊपर जो लड़ाई है वो काफी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और बहुत सारे अहम रहनुमा उनके पार्टी छोड़ के जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे एक रहनुमा दानियाल अजीज साहब हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर मुश्किल वक्त था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बयानिए की जंग लड़ रही थी, तो दानियाल अजीज सर फहरिस्त थे, मरीम नवाज साहिबा के बड़े नजदीक समझे जाते थे, लेकिन एहसन इकबाल साहब पर उनकी तनकीद के बाद पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप बहुत सारे चैनल्स पे वजूहात बयान करते रहे हैं कि जिस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन एक क्लीशे सा सवाल है, गुफ्तगू का आगाज मैं भी इसी सवाल से करूंगी, क्यों आपके ख्याल में आपको टिकट नहीं दिया गया? टिकट की तो बात गुजर गई है जी, असल बात पे आए जिसकी आवाम तड़प रही है, जिसके लिए आवाम मर रही है, जिसके लिए गरीब मिट गए हैं, वो है बात महंगाई की। और आप देखें कि कोई भी जमात, जितने भी आजकल इलेक्शन चल रहा है, वो महंगाई की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती प्रोग्राम देख लें, उसमें महंगाई का जिक्र तक नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि जनाब इलेक्शन की गेमा गेमी नहीं नजर आ रही, लोग आ जा नहीं रहे उस तरह से। तो जाहिर बात है जो उनका मेन दर्द है उसकी जब बात ही नहीं होगी तो वो क्यों उसमें मुलवस होंगे, क्यों ये खुश होंगे, या क्यों किसी में जाके देखे। उनको तो इस चीज का हल चाहिए। इस वक्त 43% है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, हिस्टोरिकल हाई है, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई रोजमर्रा की अशिया की जितनी आज चल रही है, और ये मुसलसल चलती आ रही है। लेकिन इसका जब तक हम ठीक जिम्मेदार जो है वो नहीं हम निशानदेही करेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों उसका नुकसान उठाए। ये तो सारी की सारी महंगाई की पीटीआई ने है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। तो इस बात को ये उजागर ही नहीं कर सके। यही मेरा इनसे पॉलिसी डिफरेंस है कि आपका कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन फेलियर हुआ है, आपकी प्लानिंग कमीशन का और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का मुकम्मल फेलियर हुआ है, जिसमें आप बताएं नहीं। इस वक्त तक तो बच्चे की जुबान पे ये बात होनी चाहिए थी कि ये महंगाई इमरान खान ने की है, और वो एक बहुत घिनौना उसका एक पस मंजर है जिसमें इमरान खान की गवर्नमेंट फेल होती हुई नजर आ रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल करके देख लें। इमरान खान ने खुद अपनी कैबिनेट को कहा कि 6 माह के अंदर अगर हमने अपनी कारकर्दगी बेहतर ना की तो हमें फर्क कर दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो माजी की हुकूमत की वजह से जो 12% पे टैक्स टू जीडीपी रेशो गया हुआ था वो 9% से कम चले गया था,
और जो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो ना होने के बराबर हो गई थी, और इकोनॉमी जो है बिल्कुल तबाह करके रख दी थी, और महंगाई जो है वो लोगों को उस वक्त से तकलीफ हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने फैसला किया कि इनको एक मौका मिल गया कोविड के जरिए के अरबों डॉलर जो है वो बाहर से पाकिस्तान में आए, IMF के जरिए, OECD के जरिए, बायलैटरल कंट्रीज के जरिए गरीब लोगों की मदद के लिए जो कि कोविड से मुतासिर थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो कि कोविड से क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो करते हैं, ले ऑफ्स हो रही थी, ये साबित करने के लिए सेम पेज वालों को कि जनाब मैंने इकोनॉमी ठीक कर दी है। बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। ये वक्ती तौर पर एक बुलबुला बनाया था उन्होंने, जिसका खमियाजा आज तक अवाम भुगत रही है, क्योंकि 12 महीने बाद जो है वो नमूदार होना था बाजार में, तो वो महंगाई की शक्ल में नमूदार हुआ और लोग शिकस्त तो रेख्त हो गए। और अब जब ये वोट डालने जा रहे हैं, बजाय कि हम उनको ठीक ठीक बताएं किसका कौन जिम्मेदार था, इन डफरों के पास जो जैसे ये अपने अरस्तू बने हुए हैं जाली, और ये अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, जो कि कोई उसकी शराइत नहीं पूरी की, और एक नायली का जो सामना करना पड़ रहा है, और अपने मरूसी सियासत के तहत अपने खानदान को पालते चले जा रहे हैं, बजाय ये बात बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साख को बचाएं जो वो कसूरवार ही नहीं थे। लेकिन दानियाल साहब, जो बातें आप कर रहे हैं जाहिर है ये पार्टी को भी नजर आ रही होंगी। आपने पार्टी को इन्फॉर्म किया था इन सारे रिजर्वेशंस के हवाले से, आपने बताया था पार्टी लीडरशिप को? पार्टी को इन्होंने बताना था। मैं तो अस्पतालों में पड़ा हुआ था। मैं तो जब एनेस्थीसिया से भी होश आती थी मुझे, तो जो मुझे मिलना आता था कैबिनेट से या मेरी पार्टी के ओहदेदार जो थे, मैं तो उनको बाजू पकड़ पकड़ के कह रहा था कि खुदारा इसका कोई बयानिया बनाए, खुदारा इसके बारे में कुछ कर ले, ये महंगाई में खा जाएगी, ये हमारा कसूर नहीं है। अभी ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो इसहाक डार साहब की तरफ से एक बयान आया कि जिन्होंने पार्टी जिनको टिकट नहीं दे सकी वो तमाम लोग अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। अब आपने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने का फैसला किया है, आप इसी फैसले पर कायम रहेंगे? मैं तो आजाद इलेक्शन लड़ूंगा जी, और अगर इसहाक डार साहब को ये नागुज़ीर गुजरता है तो फिर वो इंसाफ का जो इन्होंने तीर मारा है मुझे, इसके जरिए ये टिकट बांट के एक अननोन पर्सन को, जो कि जिसकी पार्टी के लिए कोई खिदमात नहीं है, जो कि पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं सारी उम्र, और उनको लाकर यहाँ पर उन्होंने कभी MNA का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। पिछले इलेक्शन में शायद MPA का इलेक्शन ये लड़े थे, आजाद हैसियत में कुछ 6-7 हजार वोट लिए थे इन्होंने। इनकी वो हैसियत ही नहीं है। 440 पोलिंग स्टेशन है इस वक्त NA 75 में, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलने, छोड़े आपके वोट लेने इन्होंने। और जो MPA का हल्का है जिसमें माशाल्लाह वो अपने फरजंद अंजुमन को खड़ा करना चाहते हैं, उसमें 160 पोलिंग स्टेशन है। तो आप मुझे बताएं कि 2 हफ्तों में इनको तो पोलिंग एजेंट नहीं मिलने, इलेक्शन लड़ना तो बात की बात है। तो ये कोई मजाक नहीं है कि ये समझते हैं कि चूंकि ये हमें एक दरकार है कि हमारी कामयाबी हो तो आप अपना सारा खानदान पालना शुरू हो जाए। ये तो नहीं करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। दानियाल साहब, आपको ये नहीं लगता है कि अगर आप ज़ाहिर नून लीग के अहम रहनुमा हैं और नून लीग ने वहां पे किसी और को टिकट दिया, आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे तो आपकी जमात को नुकसान होगा? अगर पार्टी की लीडरशिप कहे तो फिर भी आप ये फैसला अपना वापस नहीं लेंगे और कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन? देखें, अगर एहसन इकबाल साहब, ये बात हुई भी पार्टी के अंदर और उनको तशवीश भी थी इस बात की, उन्होंने ये बात कही भी उनको कि अगर आप सीट अल्लाह की किसी खास मेहरबानी से जीत भी जाते हैं तो आप हलफ तो एक ही ले सकते हैं। यहाँ आप हलफ लेंगे MNA का, यहाँ आप लेंगे MPA का, तो आपकी जीत में भी पार्टी की हार है, क्योंकि एक सीट तो एक वोट तो नहीं मिलेगा चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को। तो इस सूरत में वो उनको उस वक्त सीटों की फिक्र नहीं थी कि सिर्फ मेरी सीट की फिक्र है कि दानियाल अजीज ना आए किसी तरह। दानियाल साहब, आपकी तनकीद का निशाना एहसन इकबाल साहब हैं और मुसलसल आप उन पे तनकीद कर रहे हैं। मैं आपकी जमात के अंदर जिन लोगों से पूछती हूँ कि आप दोनों का क्या मसला, वो समझते हैं पर्सनालिटी क्लैश है। क्या वाकई आपका एहसन इकबाल साहब से कोई पर्सनालिटी क्लैश है? यहाँ पर मैं और मेरा खानदान एक सियासी हकीकत है, और आप जितने भी बड़े ओहदे बांटते रहे, वो जमीनी हकायक जो है वो नहीं बदलते। तो उनको बदलने की खातर जो है मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल होते रहे एहसन इकबाल साहब की तरफ से, और वो सारे के सारे फेल हुए। मेरे से मांग के तो अपने बेटे को चेयरमैन बनवाया डिस्ट्रिक्ट का, तो कितनी उनको तकलीफ होगी इस बात की। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है ना इस मामले को अपने हक में मोल लें। ऐसे थोड़ा होता है, अवाम भी देख रही है, और पार्टी के वर्करों को, पार्टी के ओहदेदारों को इन्होंने तबाह कर दिया है। वो बेचारे, उनको सब समझ है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और वो एक तरफ पार्टी की लॉयल्टी को देख रहे हैं और दूसरी जानब वो पार्टी को तबाह होते हुए देख रहे हैं। जी ठीक है, तो हम ये भी खबरें सुन रहे थे कि आपका राब्ता हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, आप कांटेक्ट में हैं, तो इसमें कोई सदाकत है? आप का राब्ता हुआ? कोई आप सोच रहे हैं कि आप पार्टी अपनी बदल लेंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, ये सच्ची बात है। मेरे साथ तमाम जमातों ने राब्ता किया है और तमाम को मैंने जवाब दे दिया।
तो आप कह रहे हैं कि आपने सारी जमातों ने आपसे राब्ता किया लेकिन आपने सबको जवाब दे दिया, मतलब आप कोई और जमात ज्वाइन नहीं कर रहे, तो फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ही रहेंगे इतने इख्तिलाफात के बावजूद भी? क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप अपना? लीग नून मेरी जमात थी, उसके लिए मैंने कुर्बानियां दी, उसके लिए मैंने 5 साल ये किया, काटा, मैंने दिन रात की मेहनत की, मैंने खर्चे किए, मैंने सब कुछ किया। मेरे मेरे सारे बुजुर्गों ने जेलें काटी। जब ये हम जेरे ताब थे तो गुजरांवाले में जलसा था उस वक्त, यहाँ पर सारे खानदान जो है सारे के सारे वो कोविड का बहाना बना के कि जी आपने एसओपी नहीं फॉलो किए, तो बूढ़े बूढ़े लोगों को रात के 2:30 बजे बिस्तर में से निकाल के इन्होंने जेल में डाल दिया। तो मैंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया है, तो मैं क्यों अपना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? ये जो पार्टी को जिनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो यरगमाल बनाया हुआ है पार्टी को, ये जवाब दे जाके पार्टी को। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हमने देखा है कि इख्तिलाफ राय करने वाले बहुत सारे लोगों ने अपने रास्ते, अपनी राहें जुदा कर ली हैं और ऐसे ही मामलात हमें मुल्तान में भी नज़र आए हैं, कराची में भी हमने देखा, शाहिद खान अब्बासी साहब को भी हमने जाते हुए देखा। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इंटरनली जो चैलेंज है उसमें एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो अरकान है जिनसे उनकी कमिटमेंट्स हुई थी। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। शेख रुहैल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही अंदरूनी मामलात पर। और बहुत सारे अहम रहनुमा पार्टी से राहें अपनी जुदा करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बड़े सियासी खानवादे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा रहे हैं तारीखी तौर पर, अब वो अपने रास्ते बदल रहे हैं। बड़े बड़े नाम उनका हिस्सा रहे हैं, वो रास्ते बदल रहे हैं। हमारे साथ शेख रुहैल असगर साहब मौजूद हैं और इनका भी जो एनए के टिकट का मामला था उसके ऊपर भी काफी क्या सराहियां हो रही थी। बहरहाल एनए 121 से शेख रुहैल असगर साहब इलेक्शन लड़ेंगे और अयाज सादिक साहब एनए 120 से लड़ेंगे, जो एनए 121 से भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। बहरहाल ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन शेख साहब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। ऐसे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काफी मुश्किल से दो चार है। बहुत सारे अहम रहनुमा जो हुकूमतों के, आप जब आपकी हुकूमत थी तो बड़े अहम रहनुमा, मरकजी रहनुमा समझे जाते हैं, लीडरशिप के बड़े करीब हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, असर और रसूख था, उनको टिकट नहीं मिले। तो क्या वजूहात हुई हैं? क्योंकि कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, काफी सारे लोग हैं जो गिले करते हुए दिखाई देते हैं, जो मजबूत कैंडिडेट भी नजर आते थे, उनको भी टिकट नहीं मिले। तो ऐसे मुश्किल फैसले क्यों करी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? कभी कभी आप फंस जाते हैं ना, कभी दो शख्सियात होती हैं, आप उनमें उलझ जाते हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आप किसके लिए फैसला करें, क्योंकि वो दोनों एक जैसी पोजीशन रखते हैं अपने हल्का इंतखाब में, या ये कह लीजिए कि किसी की जरा थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, लेकिन ये तो कोई भी नहीं कहता ना कि मेरी वहां पे पोजीशन ठीक नहीं है या मैं उससे कमतर हूँ। हर कोई यही समझता है कि वो इलेक्शन जीत के, उसके जेब में इलेक्शन पड़ा हुआ है, जीत के और वो जाके कौमी असेंबली का हलफ उठा लेगा। ये तो अल्लाह की जात के अलावा किसी को नहीं पता होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि भैया आप समझ रहे हैं कि आपका हक है, तो बस इस तरह की कंफ्यूजन होती है जिसको कभी कभी जो आपके लीडरान है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी वो फंस जाती है, आना भी होती है ना कुछ। ठीक है शेख साहब, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा अहम है। दानियाल अजीज और एहसन इकबाल साहब का जो इख्तिलाफ है जब वो सामने आया और उसी में फिर जो टिकट्स के का फैसला सामने आया, उसके बाद दानियाल अजीज साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो हमसे बात भी कर रहे थे और वो समझते हैं कि वो नारोवाल में एक बड़ा सियासी खानदान है, सियासी हकीकत है वहाँ की। आपको नहीं लगता कि इससे, इस फैसले से, जिस तरह से ये टिकट अलॉट हुई है, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान पहुंचेगा? दोनों आम रहनुमा थे, इख्तिलाफात को दूर करने की वो कोशिश करती हुई हमें लीडरशिप दिखाई नहीं दी। तो नहीं ना, मैं यहाँ बैठ के तो कुछ नतीजा हासिल नहीं कर सकता ना। वह ये कह सकते हो कि उनके वालिद का हल्का है, वो हल्का इंतखाब, चौधरी अजीज साहब वहां से इलेक्शन जीते थे, मेरे साथ मेरे कुलीग थे 85 में, वो जी जी। वजीर में रहे फिर वहां पे वो। अब उधर देखा जाए तो एहसन इकबाल की वालदा जो थी निसार फातिमा, वो मेरे साथ एमएनए थी, लेकिन है थी वो रिजर्व सीट पे थी, लेकिन थी वो एमएनए, वो भी 85 में एमएनए थी। अब मेरे ख्याल में ये पर्सनैलिटी क्लैशेस हो सकते हैं दोनों के। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगता है कि एक हल्का जो रवायती तौर पर अब समझा जाता है कि नून के लिए एक बड़ा मजबूत हल्का है, वहां पे एक नून के टिकट पे लड़ेगा, एक नून का चेहरा रहा है वो लड़ेगा, तो
वोट तकसीम नहीं होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का? कह सकते हो आप, ये बात बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रही हो। इस बात से मैं आपके बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन ज्यादा बेहतर फैसला तो दानियाल कर सकता है या एहसन इकबाल साहब कर सकते हैं। दोनों में से एक शख्स को तो मेरे ख्याल में शायद नील डाउन होना चाहिए था। अब नहीं हुए तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? एहसन इकबाल साहब हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं वो, और दानियाल ये समझता है कि वो तो बहुत बड़ा सियासतदान है। तो अब दो बड़े सियासतदानों में रसाकशी है, दोनों सियासतदानों की अपनी अपनी एक फुटिंग है। अब मेरे जैसा छोटे जगह बैठ के छोटा सा आदमी क्या उनके लिए। नहीं शेख साहब, आप बड़े लीडर हैं, आप इतने हम्बल ना हों, और जाहिर है आपके पास अंदर की खबरें भी होती हैं, आप सारी सूरत हाल को देखते हो, पुराने आप पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर लोगों में से हैं। तो मुझे लेकिन और भी बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो कमिटमेंट थी उस वक्त के जो मुनर्रफ अरकान थे, जब अदम एतमाद आ रही थी, उनको अकोमोडेट करना सियासी मजबूरी है, और उस वजह से तलाल चौधरी जैसे लोगों को भी टिकट नहीं मिली, जो आपके नैरेटिव बिल्डिंग की जो पूरी टीम थी मरीम नवाज साहिबा की, और फिर पीडीएम गवर्नमेंट में भी इवन उनको फेस ऑफ द पार्टी समझा जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दो दो हिस्सों में आएगा ये बात। तलाल साहब में कोई शक नहीं, लेकिन तलाल साहब पहले वाला इलेक्शन हारे ना उनसे, शेर रशीद से। और फिर उसके बाद ये था कि शेर रशीद साहब ने बड़ा वाइटल रोल अदा किया था इस पाकिस्तान को, आप ये कह लीजिए कि डिफॉल्ट होने से बचाया गया था। उसमें उनका बड़ा एक रोल था, और उन्होंने अपनी पार्टी से डिफेक्ट भी किया। तो फिर आपके लिए भी ये अकाबरीन के लिए ये तय करना काफी मुश्किल था। लेकिन चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक तो वो शेर रशीद साहब पिछले इलेक्शन जीते थे, और उसके बाद वो सिटिंग एमएनए थे, और दूसरा मैंने आपसे अर्ज किया कि उनका बड़ा वाइटल रोल था इस मुल्क को बचाने में। ठीक है, मैं इस हवाले से बस आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि शायद हम देखते हैं कि आप कहाँ पे प्लेस करते हैं अपने लोगों को जब आप हुकूमत में होंगे, जब आपके पास इक़्तिदार होगा, और उसी हिसाब से हम उनकी अहमियत जो है वो तय कर लेते हैं लोगों की। लेकिन शायद मीडिया के लेंस से ज़्यादा जो हल्के की सियासत है, वहाँ पे जो लोगों का असर और रसूख है, वहाँ पे वोटर्स के साथ जो उनका कॉन्टैक्ट है वो मैटर करता है। ये चीज़ें पार्टी देख रही है? मेरा ख्याल में एक इसमें भी आपकी दो सवाल है ना। इसमें एक तो बात यह है कि जब आप पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके आपकी अहमियत खत्म हो जाती है, बड़ी माइनर सी आपकी अहमियत रह जाती है, बाकी तो आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। वो तो टोटल फिर आपकी पार्टी की अहमियत आ जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है आपका, उसमें इनपुट होती है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जीते की पोजीशन नहीं होती अनटिल अनलेस कि आप पार्टी के साथ आप अटैच नहीं होते। हाँ, कुछ हल्का है साउथ पंजाब में या और इस तरह के कोई हैं जहाँ पे लोग अपनी अपनी साख रखते हैं और जीतने की पोजीशन में होते हैं और जीत के आते भी हैं। तो यहाँ पे इस करीब ज्वार में, या मतलब आप शहरों में या शहरों के करीब ये कह लीजिए कि पार्टी की बड़ी अहमियत होती है, और यहाँ पे कई दफा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और कई दफा आप नहीं कंप्रोमाइज करते। फिर उसमें ये होता है कि आपकी सियासत स्टेक पे लग जाती है कि आप जो, अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं जो आपकी पार्टी से हटके कोई ऐसी बात होती है, तो फिर मेरे ख्याल में शायद रिस्क वाली बात है। बस उसमें आप क्या कह सकते हैं, ये बहरहाल इसका बेहतर अंदाजा या बेहतर इसके एनालिसिस जो है या बेहतर इसका जवाब तो वो हजरात दे सकते हैं जो अपने हल्के में पार्टी के बगैर भी अगर इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, तो वो बेहतर आपको इस बात का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, मुझे मुझे आखिर में आप ये भी बता दीजिए कि आईपीपी के साथ इत्तेहाद का मामला है, एमक्यूएम के साथ जो है वो मामलात कैसे आगे बढ़ रहे हैं? कितना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे हमें सीट एडजस्टमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े खामोश मुआहदे हैं। वो जो मीटिंग्स हो रही थी उनके नतीजे तो नहीं निकले, लेकिन जो काम हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि नतीजा है उन्हीं मीटिंग्स का। यहाँ पे भी वही चीज है ना। आप जब एक जमात है, दो जमातें हैं ना जिनके साथ आप ये कह रही हैं, एमक्यूएम और आईपी, ये बात असल में वही आ जाती है ख्वाहिशात की। अब अगर उनकी ख्वाहिशात ऐसी हैं जहाँ पे उनका अपना वोट बैंक नहीं है और वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि उन्होंने एमएनए बनना है, तो जहाँ पे वो आपकी जमात का शख्स बैठा है जिसकी एक पोजीशन भी है, आपकी भी पोजीशन है, वहां पे जरा थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है किसी को एडजस्ट करना। अब कराची की बात जहाँ तक है, वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं, और बाकी भी जो मामलात हैं उसको कभी कभी आपको थोड़ा सा अपने आप को झुकाना पड़ता है, या कुछ अपने इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है। अब जो जमात इस बात पे, इस फार्मूले पे अमल कर लेगी, तो मेरे ख्याल में ये कोई दो राय नहीं कि वो आपकी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, आपका इलाक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बजिद रहें कि हमने अपने हुजम से ज्यादा आपसे चीजें लेनी है, तो फिर मेरे ख्याल में उसमें फिर आगे डेडलॉक हो जाता है, फिर उसमें खतरात बढ़ जाते हैं कि आपका उनके साथ कोई इल्हाक नहीं होगा। ठीक अब है। फिर उसके बावजूद फिर मैं दोबारा एंड पे भी यही कहूंगा कि अकाबरीन का स्किल इन्हीं चीजों पे नजर आता है, फिर वो किस तरह इसको रिजॉल्व करते हैं, किस तरह इसको टैकल करते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद हो जाए। अभी है आज विड्रॉल आखिरी दिन है, कल टिकट्स अनाउंस करेंगे, और उसके बाद भी हो जाएगा। जहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली आप अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, और आपके जो मध्य मुकाबल वो अपने इलेक्शन लड़ेंगे अपने निशान पे, तो उसमें हो जाता है। अगर आपका कम्प्रोमाइज होता है, तो फिर आपका बंदा जो है वो अपनी कंपेन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट पे जो मामला चल रहा है उस पे आप किस तरह से कमेंट करेंगे? बल्ले के निशान के साथ, बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शंस कैसे होंगे? मैं नहीं समझता इससे वो फर्क पड़ता है। हर शख्स को, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी इंटरेक्शन है अपने वोटर्स के साथ, या आपने अपनी पूरे टेन्योर में अपने वोटर्स को, या अपने सपोर्टर्स को, या अपने दोस्तों को, अपने तल्लक वालों को आपने बहुत सारा वक्त दिया है, आपने उनकी तकलीफों को सुना है, आपने उनके दर्द को सुना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे बल्ला हो या गेंद हो या विकेट हो, आप हर तरफ खेल लेंगे। बल्कि कई दफा तो बैट टूट भी जाता है ना, खेलते खेलते जरा बॉल तेज आई, बैट टूट गया। सही। तो कई दफा ये होता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ अपना ताल्लुक ही नहीं रखते, आप किसी से मिलना गवारा नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शेख रुहेल साहब, आपने वक्त दिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी शेख रुहेल असगर साहब की। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।